हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी सीएचएसएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। 100% आज की क्लास है। आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। सारी क्लास को अटेंड कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। आज की क्लास आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास होगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल है। दोस्तों हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर किसको नियुक्त किया गया है। अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है, ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है, नितिन कुमार गुप्ता को बनाया गया है कि तपन कुमार डेका को बनाया गया है। आपको दोस्तों याद करके रखना है गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको नोट करना है अश्विनी वैष्णव को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया? बड़ोदरा गुजरात में। इसको भी आप ध्यान में रखें, आपसे स्थान भी पूछ सकता है। कहाँ पर बना है? बड़ोदरा गुजरात में। और इसके प्रथम चांसलर किसको नियुक्त किया गया? अश्विनी वैष्णव को। ये दोस्तों कौन है? तो आपको याद होगा ये हमारे रेल मंत्री हैं। बात करते हैं ऋतुराज अवस्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों आपको याद होगा 22वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है ऋतुराज अवस्थी। और दोस्तों पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको दोस्तों याद करना है मैकाले। लेकिन आजाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है एमसी शीतलवाड़। इन दोनों नामों को भी आप ध्यान में रखेंगे। नितिन गुप्ता ये दोस्तों कौन है? तो आपको दोस्तों मैंने कई बार नोट कराया था सीबीडीटी। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो आपको याद रखना है नितिन गुप्ता। दोस्तों तपन कुमार डेका ये कौन है? आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके निदेशक कौन बनाए गए हैं? तपन कुमार डेका। ये चारों नाम नोट करें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में टकराएगा, आपको नंबर दिलाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना है। ये दोस्तों 9वें सीजन की बात कही जा रही है। दबंग दिल्ली बना है, जयपुर पिंक पैंथर्स बना है, पुनेरी पल्टन बना है कि सौराष्ट्र बना है। आपको नोट करके रखना है विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 इसका विजेता कौन बना है? ये जयपुर पिंक पैंथर्स बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और दोस्तों किसको हराया है? ये दोस्तों पुनेरी पल्टन को हराया है। यानी कि उप विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। उप विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन है। और दोस्तों कौन सा सीजन है? 9वां सीजन है। इसको भी आप ध्यान में रखें। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में डेली स्पोर्ट्स से 2 से 3 सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक नोट करते चले। दबंग दिल्ली की बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना आठवां विवो प्रो कबड्डी लीग, इसका दोस्तों विजेता कौन था? दबंग दिल्ली था। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ। इस सवाल के ऊपर आप 10 बार स्टार लगा लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। नीरज चोपड़ा है, शरत कमल अंचता है, मीराबाई चानू है, एंडोल पाल है। दोस्तों आपको याद रखना है खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और दोस्तों 2022 में ये किसको दिया गया है? तो आपको याद रखना है शरत कमल अंचता। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न में इनका खेल पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है टेबल टेनिस। दोस्तों आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? शरत कमल अंचता। और दोस्तों किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। बात करते हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने दोस्तों क्या जीता है? डायमंड लीग। ये दोस्तों किसने जीती? तो नीरज चोपड़ा ने जीती है। और दोस्तों याद में रखिएगा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कौन सी दोस्तों? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक जीता था। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में कोई पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। इसमें गोल्ड किसने जीता था? मैंने आपको कल भी बताया था, एंडरसन ने जीता था। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी? अमेरिका में। अमेरिका में भी कहाँ पर? एक शहर है यूजीन करके, वहां पर दोस्तों ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। मीराबाई चानू, इनका संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने दोस्तों भारत को पहला
पहला सिल्वर मेडल दिलाया था। किसने? मीराबाई चानू ने। कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भी भारत को 49 किलोग्राम कैटेगरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत को 249 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा मेडल दिलाया है? गोल्ड मेडल दिलाया है। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ पर एक नाम और दिया है, एल्डोल पाल। इनका संबंध किससे? तो आपको याद रखना है ट्रिपल जंप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। इनका संबंध किससे? ट्रिपल जंप। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? इस सवाल के ऊपर तो आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें, आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण प्रश्न है। सुरभि जखमोला है, अभिलाषा बराक है, कैप्टन शिवा चौहान है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद के रखना है, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों सुरभि जखमोला, इनका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट दंतक। दोस्तों प्रोजेक्ट दंतक को संभालने वाली महिला कौन है? सुरभि जखमोला। ये दोस्तों ऐसी पहली महिला है जिन्होंने कोई विदेशी प्रोजेक्ट उसमें दोस्तों भाग लिया है, उसका कमांड संभाली है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों भूटान से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रख लें, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहेगा। अभिलाषा बराक, इनका नाम भी दोस्तों आपने सुना होगा। एविएशन कॉर्प में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? अभिलाषा बराक। इनको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। दोस्तों आपको याद रखना है, जो यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये दोनों से संबंधित हैं। दोस्तों आपका ए और बी और सी दोनों सही होंगे। अगर आपसे यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध पूछा जाए दोस्तों, भरतनाट्यम ऑप्शन में दिया हो या कुचिपुड़ी, ये दोनों ही आपके सही माने जाएंगे, इनको आप ध्यान में रखना। दोस्तों मोहिनीअट्टम ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। कल भी आपकी परीक्षा की एसएससी में, सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, भगवान विष्णु को समर्पित है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के हैं? केरल के हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। और भरतनाट्यम की बहुत ही फेमस कलाकार कौन है? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आपको याद होगा आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों नदियों से डेली एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। कृष्णा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, गोदावरी नदी की, कावेरी नदी की। दोस्तों आपको याद रखना है, केमांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इनको आप स्टार लगा के नोट कर लें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? घाट प्रभा, घाट प्रभा, और एक है माल प्रभा, माल प्रभा। और दोस्तों तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। और दोस्तों मूसी नदी, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको याद रखना कृष्णा नदी की। बात करते हैं गोदावरी नदी की। दोस्तों आपको याद होगा प्रवृद्धा, वेनगंगा, और एक है दोस्तों प्राणहिता। ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सबकी सब गोदावरी की सहायक नदी है। ये वेनगंगा वाला सवाल एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों कावेरी नदी, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? 2 से 3 नदियां कमेंट में छाप कर बताएं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 94वां अकादमी या ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड आप सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सारी परीक्षाओं के लिए। 94वें क्रम का ऑस्कर अवार्ड या अकादमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो आपको याद करके रखना है विल स्मिथ को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों किसको मिला? विल स्मिथ। अब बात करते हैं दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, इसका अवार्ड किसको मिला है? तो आपको याद रखना है बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला जेसिका चेस्टन को। अब दोस्तों बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर इसका अवार्ड किसको मिला है? जैन कैंपियन को मिला है। और दोस्तों किस लिए मिला है? द पावर ऑफ द डॉग,
द पावर ऑफ द डॉग इसलिए दिया गया, इनको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों डेजी रॉकवेल, ये नाम आपने सुना होगा, मैंने कई बार इसके ऊपर चर्चा भी की है। आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला था? गीतांजलि श्री। किसको मिला था? गीतांजलि श्री। और किस लिए मिला था? तो आपको याद होगा रेत समाधि, यानी कि दोस्तों रेत का मकबरा, और उसका इंग्लिश नाम क्या था? टॉम ऑफ सैंड। दोस्तों सवाल आपसे पूछा जाएगा कि टॉम ऑफ सैंड, ये दोस्तों जो रेत समाधि है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? ये डेजी रॉकवेल ने किया है। इस नाम को भी आप ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का विजेता कौन बना? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन हर शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा में डेली पूछा जा रहा है एक सवाल। आइए दोस्तों यहां से मैं आपको 8 सवाल बताऊंगा, आने वाली शिफ्ट में आप चेक कर लेना, उसमें से आपको हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? तो आप सबको पता होना चाहिए, राफेल नडाल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये दोनों किसने जीते थे? राफेल नडाल ने जीते थे। बात करते हैं नोवाक जोकोविक, इन्होंने क्या जीता था? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन 2022 किसने जीता? नोवाक जोकोविक। और कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जीता यूएस ओपन। यूएस ओपन किसने जीता? ये दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आइए दोस्तों ये तो होगा पुरुष खिलाड़ी, अब महिला खिलाड़ी की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में दोस्तों किसने जीता, तो आपको याद रखना एशले बार्टी। एशले बार्टी। और ये कहाँ की रहने वाली है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, और इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है, इसको भी आप ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रेंच ओपन। कौन सी दोस्तों? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन किसने जीता था? ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक करके खिलाड़ी, इन्होंने जीता था। कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विंबलडन ओपन, ये किसने जीता है? एलिना रिवाकिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एलिना रिवाकिना। और ये कहाँ की रहने वाली है? कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। बात करते हैं यूएस ओपन, ये किसने जीता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है यूएस ओपन जीता है ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक ने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है? मैंने आपको बताया पोलैंड की रहने वाली हैं। दोस्तों ये पुरुष खिलाड़ी हो गए, ये फीमेल खिलाड़ी हो गए, इनको आप नोट करके रखें। 100% एक सवाल आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? मैंने अभी आपको बताया था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये अमेरिका में हुआ था। और दोस्तों अमेरिका में भी कहाँ पर? यूजीन नामक शहर में। कहाँ पर? यूजीन नामक शहर में हुआ था। और इसमें दोस्तों पहले स्थान पे कौन रहा था? अमेरिका रहा था। और दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता था? एंडरसन ने जीता था। और दोस्तों सिल्वर मेडल किसने जीता था? अपने नीरज चोपड़ा ने जीता था। इतनी बातें आपको याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन बना? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सेम टू सेम सवाल आपसे पूछा जाएगा। हर्षदा गरुड़ हैं, गुरु नायडू सेनापति हैं, मीराबाई चानू हैं, निखत जरीन हैं। दोस्तों IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 इनका दोस्तों विजेता कौन बना था? गुरु नायडू सेनापति। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, जूनियर चैंपियनशिप, अगर आपसे दोस्तों जूनियर लगा के सवाल पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? हर्षदा गरुड़। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप नोट करें। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 इसका विजेता कौन है? गुरु नायडू सेनापति। लेकिन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप कौन है? तो आपको याद रखना हर्षदा गरुड़। और इनका संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों निखत जरीन, आपको याद होगा
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें भारत को मेडल दिलाने वाली कौन है? निखत जरीन है। अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, दोस्तों किसके अंदर? कॉमनवेल्थ गेम के अंदर समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको याद रखना है निखत जरीन और शरत कमल अंचिता, जिनको दोस्तों क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल यहाँ से दोस्तों कुछ पॉलिटी के धुआंधार सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ, इसको आप नोट कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड, अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आप सबको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया? तो आपको याद होगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये दोस्तों कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में? तो आपको याद होना चाहिए भाग 3 में। दोस्तों आयरलैंड, यहां से क्या लिया गया? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं? तो आपको याद होना चाहिए आयरलैंड। और ये किस भाग में है? तो भाग 4 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। रूस से क्या लिएगा? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, और इनका उल्लेख किस भाग में? भाग 4A। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। ये सारे के सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई? तो आपको याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष है। तो दोस्तों ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष है। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है यानी कि राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनना है, अगर आपको गवर्नर बनना है यानी कि राज्यपाल बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसको भी आप याद कर लें, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों आपको याद रखना है अगर आपको पंचायत का कोई चुनाव लड़ना है या प्रधानी का कोई चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। इसको भी आप थोड़ा याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? अभी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो आपको याद होना चाहिए भाग 4A। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और मौलिक अधिकार किसके अंदर? भाग 3 में है। भाग 18 में क्या? आपात अनुबंध, आपात अनुबंध। आपात अनुबंध का संबंध किससे? भाग 18 से है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 आपको याद होंगे। ये तीनों आर्टिकल ये किससे संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए राष्ट्रीय आपात। और आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए वित्तीय आपात, जो कि भारत में अभी एक भी बार नहीं लगा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब अपनाया गया? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 4 से 5 ऐसी डेटें मैं आपको नोट कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया? 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों आपको याद रखना है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों 22 जुलाई 1947 इसको क्या हुआ था? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 से। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो हमारा राष्ट्रीय गीत,
हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इसको कब अपनाया गया, तो आपको याद करके रखना है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब आपको कमेंट करके बताना है जो हमारा संविधान है वो कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जितने सवाल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट करने के लिए, सारे जवाब आपको कमेंट में छाप कर देने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्लास को अंत तक वॉच कीजिएगा, 100% आज की क्लास आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों याद करके रखना है सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब मिला है, ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको क्या हुआ था, नागालैंड इसको अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। नागालैंड दोस्तों आपको याद होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया था, नागालैंड में मनाया जाता है। 56वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या हुआ था, गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था 1987। 56वां संविधान संशोधन कब का है, 1987 का है। गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए गोवा को हमने कब आज़ाद कराया था, 1961 में। और दोस्तों किससे आज़ाद कराया था, पुर्तगाल से। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गोवा किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल का उपनिवेश था। अब दोस्तों गोवा की बात आई है तो गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको नोट करने हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा। रैबिच मुक्त दोस्तों राज्य कौन सा है, गोवा। धारा 44 यानी कि समान नागरिक संहिता, ये दोस्तों कहाँ पर लागू है, गोवा के अंदर लागू है। गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी है, 40। और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। और गोवा इसकी राजधानी क्या है, पणजी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, 1976, 1978, 1992, 2002। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको याद करके रखना है 1978। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर किस में डाला गया था, विधिक अधिकार में। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 300A। ये तो दोस्तों सबको पता है, लेकिन इसका उल्लेख किस भाग में है, ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। इसका उल्लेख दोस्तों भाग 12 में है, कितने, भाग 12 में। इसको आप दोस्तों एक बार खुद से रीचेक कर लेंगे। भाग 12 में दोस्तों किसका उल्लेख है, आर्टिकल 300A 44वां संविधान संशोधन। 1976 इसको क्या हुआ था, तो आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसके द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप सबको पता है हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन, कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव हो गया, माप तौल हो गया। इनको समवर्ती सूची में कब डाला गया था, यही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अनुच्छेद 51A। इतनी बातें आपको दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से याद रखनी है। 1992 आपको दोस्तों मैंने नोट कराया था, क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब का अधिनियम है, 1992 का। लागू कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 2002 दोस्तों आपको नोट कराया था मैंने, 86वां संविधान संशोधन, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन। इसको दोस्तों कब हुआ था, 2002 को। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया। इतनी बातें आपको नोट करनी है। दोस्तों सवाल एक है, लेकिन दोस्तों उस सवाल का पोस्टमार्टम मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक नोट करते चले। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंतरराज्य परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स टाइपिंग है, यहाँ पर अनुच्छेद नहीं होगा, यहाँ पर संविधान संशोधन होगा। क्या होगा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है,
73वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन या 91वां संविधान संशोधन है। दोस्तों आपको याद करके रखना है 73वां संविधान संशोधन अभी हमने डिस्कस कर लिया। और दोस्तों 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब कर दी गई थी, ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। और दोस्तों सब आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है संविधान संशोधन कौन सा है, 97वां संविधान संशोधन है। दोस्तों 91वें संविधान संशोधन में क्या है, मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार से संबंधित है संविधान संशोधन कौन सा, ये 91वां संविधान संशोधन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहता है कि संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, अभी हमने डिस्कस किया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा, 11वां। आर्टिकल 21 से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किसके अंदर है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब का है, 2002 का है। 89वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कब का है, 2003 का है। दोस्तों आपको बता दें पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति थी, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 338 है। आर्टिकल 338 में क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। फिर होता है 89वां संविधान संशोधन और यही आर्टिकल 338 क्या बन जाता है, 338 ए। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या बन जाती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 338 ए में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, 89वां संविधान संशोधन है। 101वां संविधान संशोधन आपको याद होगा जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको याद होगा जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। भारत में दोस्तों जीएसटी कब से लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017। किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो आपको याद होगा विजय केलकर समिति। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61 है। दोस्तों आपको याद करके रखना है भारत का महान्यायवादी, दोस्तों इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, केंद्र का सबसे बड़ा दोस्तों वकील कौन सा होता है, महान्यायवादी। और दोस्तों वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, इसको आप नोट कर ले, अति महत्वपूर्ण सवाल है। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, इसमें क्या, राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान, इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों अनुच्छेद 71 में क्या है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 61 दोस्तों आपको याद होगा, मैंने इसमें क्या बताया था, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों कौन सी किसमें, अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर है, तो मैंने आपको बताया था 60 के अंदर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों अनुच्छेद 61 में मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति का महाभियोग। दोस्तों अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति। और दोस्तों वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और दोस्तों आपको अगर पूछा जाए ये पहले कहाँ के पहले दोस्तों वो क्या थे, राज्यपाल, वेस्ट बंगाल के। कहाँ के थे, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। अब दोस्तों कौन बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए। अब आपको कमेंट करके बताना ये कौन से क्रम के हैं। तब तक मैं आपको बताता हूँ ये किसको हराकर बने, मार्गरेट आल्वा। मार्गरेट आल्वा, इनको हराकर दोस्तों ये कौन बने, उपराष्ट्रपति बने। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला सवाल कहता है कि लोक कल्याणकारी गवर्नेंस से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। लोक कल्याणकारी गवर्नेंस से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको याद करके रखना है अनुच्छेद 38। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 25। इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि दोस्तों इंसान कोई सा भी धर्म अपनाए, इसका दोस्तों आज़ादी किसके अंदर? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो आपको याद होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 32 के अंदर है। और दोस्तों आपको याद होगा अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मानव अंगों की तस्करी पर रोक से संबंधित है अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इसको भी आप ध्यान में रखें। मानव अंगों की तस्करी पर रोक है, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान में रख लें। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुच्छेद 17 इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी कि दोस्तों छुआछूत का अंत किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो आपको याद होगा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 1A इसके अंदर क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 1A के। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल कहता है कि संविधान में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर भाषाओं से संबंधित जितने सवाल हो सकते हैं उतने मैं आपको नोट कराने वाला हूँ, इनको आप नोट करके रखें। संविधान में दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को कब जोड़ा गया? तो आपको याद करके रखना है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने आपको नोट कराया था नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। फिर दोस्तों 15वीं भाषा सिंधी, इसको दोस्तों कब जोड़ा गया था? तो आपको याद होना चाहिए 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15 और 3 कितनी होगी दोस्तों? 18 है। उसके बाद दोस्तों होता है 92वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर एक देखे रखा हुआ है 99वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया था वह कौन सा संविधान संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161। यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को हम देखने वाले हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुच्छेद 213 इसके अंदर क्या है? राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किसके अंदर है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। दोस्तों अनुच्छेद 153 इसके अंदर क्या है? तो आपको याद होगा भारत हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 है। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसके अंदर? अनुच्छेद 161 में है। क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान किसके अंदर है? अनुच्छेद 161 में। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 155 ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 है। इसको भी आप ध्यान में रखें, यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है। पुलित्जर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? फ्रांसिस कैरे को मिला है, बालकृष्ण दोषी को मिला है, फहमीदा अजीम को मिला है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको नोट करके रखना है, 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? ये मिला है फहमीदा अजीम को। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और ये किस लिए दिया था? पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। फहमीदा अजीम कहाँ की रिपोर्टर है? बांग्लादेश की रिपोर्टर है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों बात करते हैं बालकृष्ण दोषी, इनको क्या मिला? रॉयल गोल्ड मेडल इनको मिला है। और दोस्तों इनसे आपसे क्या पूछा जाता है? दोस्तों एकमात्र भारतीय हैं जिनको प्रतिजर पुरस्कार मिला है। कौन सा? प्रतिजर, यानी कि दोस्तों वास्तुकला का। और 2022 में प्रतिजर पुरस्कार किसको मिला था? फ्रांसिस कैरे को। कौन सा? प्रतिजर। दोस्तों 2023 वाले चेंज हो गए, लेकिन दोस्तों आपसे 2022 वाला पूछा जाएगा। 2022 का प्रतिजर पुरस्कार किसको मिला है? यानी कि आर्किटेक्चर का पुरस्कार किसको मिला है? फ्रांसिस कैरे को। और दोस्तों बालकृष्ण दोषी हैं एक ऐसे भारतीय जिनको एकमात्र दोस्तों प्रतिजर पुरस्कार मिला है, एक भारतीय हैं। और दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल किसने जीता? बालकृष्ण दोषी। लेकिन एक सवाल आपको और याद रखना यहाँ से, 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार 6 लोगों को दिया गया था, उनमें से दोस्तों एक बालकृष्ण दोषी भी हैं। इसको भी आप ध्यान में कर लें, यह सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? एस कृष्णा को मिला है, NR नारायण मूर्ति को मिला, प्रकाश पादुकोण को मिला, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको याद करके रखना है, कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? ये SS कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, इन सभी को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन में दोस्तों आपसे कोई सा भी एक नाम देकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों कैंपगोडा की बात आई तो आपको याद करके रखना है, कैंपगोडा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है कैंपगोडा एयरपोर्ट है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कौन सी? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है? कैंपगोडा एयरपोर्ट के पास में हुआ है। और कैंपगोडा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। और दोस्तों किसकी प्रतिमा है? कैंपगोडा जी की प्रतिमा है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? तानाजी, सोराराय पोट्रू, पुष्पा द राइजिंग सन, शेरशाह। दोस्तों मैंने आपको कल भी इस सवाल के ऊपर डिस्कस किया था। दोस्तों 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? सोराराय पोट्रू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसके एक्टर कौन है? सूर्या। और तानाजी के एक्टर कौन है? अजय देवगन। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो इन दोनों को मिला है, अजय देवगन और सूर्या। इनकी पिक्चरें कौन कौन सी हैं? अजय देवगन की है तानाजी, और सूर्या कौन सी है? सूर्यराय पोट्रू। लेकिन सवाल क्या पूछा गया? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म, केवल बेस्ट फीचर फिल्म पूछी जाए तो आपका जवाब होगा सूर्यराय पोट्रू। अगर आप बेस्ट एक्टर पूछे जाएंगे तो आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे, अजय देवगन और सूर्या। दोस्तों अगर आपसे बेस्ट अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस है तो अर्पणा बाल मुरली, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अर्पणा बाल मुरली, इनका नाम आप याद कर लें, यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? यह सवाल दोस्तों SSC CHSL की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देविका रानी, आशा पारेख, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन। आपको याद करके रखना है 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? आशा पारेख को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 51वां किसको मिला था? तो आपको याद होना चाहिए, रजनीकांत को मिला है। पहला किसको मिला था? ये दो देविका रानी को दोस्तों पहला मिला था, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे इस सवाल के ऊपर पूछा गया किस राज्य को प्रेसिडेंट कलर्स चुना गया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको नोट करना है तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको दोस्तों एक बार से आप खुद से रीचेक कर लेंगे इस सवाल को कि किस राज्य को प्रेसिडेंट कलर्स के द्वारा चुना गया है, यानी कि ये दोस्तों राष्ट्रपति सम्मान होता है, किसको दिया गया है? ये दोस्तों उड़ीसा को दिया गया है, तमिलनाडु को। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे, इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ? एंजेला मर्केल, रुचिरा कंबोज, इंद्रजीत गिलगट नहीं दोस्तों, यहाँ पर गिलबर्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? गिलबर्ट, इसको आप ऐसे लिखेंगे। दोस्तों यूनेस्को शांति 2022 में पुरस्कार किसको मिला? एंजेला मर्केल। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इनको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रुचिरा कंबोज, ये कौन बनी है? यूएन, कौन दोस्तों? यूएनओ। यूएनओ में दोस्तों भारत की तरफ से भारतीय स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है, इसको भी आप ध्यान में रखें। इंदरमीत गिल, इनको क्या बनाया गया दोस्तों? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनको दोस्तों वर्ल्ड बैंक का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया? इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है। यूएनओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कमेंट कर आपको बताना है। और वर्तमान में इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, इसको भी आप नोट कर लें। और इसका दोस्तों नवीनतम मेंबर कौन सा है? साउथ सूडान, इसको भी आप थोड़ा याद कर लें, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड बैंक, इसके दोस्तों अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया? इंदरजीत गिल। और वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी। गिलबर्ट, ये दोस्तों कौन है? तो आपको याद करना है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? गिलबर्ट। इसको भी आप ध्यान में रखें, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने आपको आज नोट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये सारी मेहनत आपके माँ बाप के सपने को पूरे करने के लिए की गई है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा ले, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।